वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 11 के लिए धनक बुक से सबक नंबर 7 को पढ़ाऊंगी। सभी बच्चे एक बात ध्यान रखेंगे कि जो नई आवाज़ बुक से पढ़ रहे हैं वही धनक बुक से पढ़ेंगे। याद रहेगा कि जो बच्चे नई आवाज़ बुक से पढ़ रहे हैं उन्हीं बच्चों को धनक बुक से पढ़ना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 7 एक गज़ल है और इस गज़ल के शायर हैं शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एग्ज़ाम में किसी भी शायर या फिर मुसन्निफ़ का तारुफ ज़रूर पूछा जाता है, तो सबसे पहले हम इस चैप्टर के इस गज़ल के शायर के बारे में पढ़ेंगे। शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ की पैदाइश 1789 में हुई और इनका इंतकाल 1854 में हुआ। याद रहेगा, पैदाइश 1789 और इंतकाल 1854 में हुआ। बच्चों, किसी भी चीज़ को याद करने का तरीका बता देती हूँ मैं आपको कि आप इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट लेंगे और फिर सन की रिवीज़न बार बार करेंगे, क्योंकि देखो बच्चों, जब हम एक बार रिवीज़न करना सीख जाते हैं तो जो हमारे दिमाग की पावर है वो भी उसी हिसाब से जल्दी जल्दी और पक्का याद करना सीख जाती है। इसलिए किसी भी चीज़ को याद करने का पक्का और पुख्ता तरीका है रिवीज़न करना। स्टार्टिंग में रिवीज़न करने में थोड़ा टाइम लगेगा, मगर जब आप रिवीज़न करेंगे तो आपको जो आपकी दिमाग की पावर है वो उस रिवीज़न को इतना फास्ट कर देगी कि आपको बहुत जल्द ही कुछ भी याद हो जाएगा। तो सही है, ऐसे ही करेंगे आप। ज़ौक़ दिल्ली के रहने वाले थे। यहीं इन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी गुजारी थी दिल्ली में, और ये एक सिपाही के बेटे थे। इनकी जो तालीम थी वो बाकायदगी से ना हो सकी थी, लेकिन इन्होंने अपनी ज़हानत, अपने दिमाग और मेहनत और लगन की वजह से बहुत ज़्यादा अपने आप में लियाकत, अदबी इल्म को हासिल कर लिया था। इब्तिदा में वो शाह नसीर के शागिर्द थे, यानी कि स्टार्टिंग में ये शाह नसीर के कौन थे? शागिर्द, यानी कि स्टूडेंट थे। लेकिन जल्द ही इन्होंने अपनी अलग राह निकाल ली इनसे और 19 बरस की उम्र में शाही किले से इनका ताल्लुक़ हो गया। बहादुर शाह ज़फ़र 1837 में बादशाह हुए तो उन्होंने ज़ौक़ को मुल्कुश शोरा और खाकाने हिंद के अवार्ड से, खिताब से नवाजा था शायरी की वजह से। आगे है, ज़ौक़ की ग़ज़लों में ख़यालात व जज्बात की पेचीदगियाँ या फिर गहराई नहीं होती है, पेचीदगी नहीं होती है। फिर भी इनकी बहुत से अशार ज़िंदगी की ऐसी ठोस हकीकतों की तर्जुमानी करते हैं कि वो ज़बाने ज़िदे आम हो गए हैं, यानी कि ऐसी जो इनकी बहुत सारी शायरी है जो आम ज़िंदगी की हकीकतों की इस तरीके से तर्जुमानी करते हैं जो कि हर इंसान की ज़ुबान पर वो शेर आम हो गए हैं। जहाँ तक ज़बान के साफ़ और सही होने का सवाल है तो उसमें कोई शुबा यानी कि शक नहीं है कि ज़ौक़ की ज़बान मुस्तंद है। कसीदे में ज़ौक़ का मर्तबा जो है वो बहुत ऊंचा है। कसीदा लिखने में, गज़ल में ज़ौक़ का सबसे बड़ा इम्तियाज़ उनका ज़ोर मर्रहा बाब मुहावरा ज़ुबान का इस्तेमाल है। याद रखोगे कि गज़लों के अंदर वो जिस ज़बान का इस्तेमाल करते थे वो बाब मुहावरा ज़ुबान हुआ करती थी, लिखा करते थे। उनके मुताल्ले भी बहुत मशहूर हैं, उनके ज़रिए लिखे गए। जज्बात की तर्जुमानी और ज़मान पर अपनी कुदरत के लिहाज से वे अपनी ख़ास पहचान रखते हैं। याद रखोगे कि जज्बातों की तर्जुमानी करना, उनको लिखकर बयान करना, और ज़बान पर, लफ्ज़ों पर उनको बहुत ज़्यादा कुदरत और महारत हासिल थी। वोकैबुलरी की जो पावर थी, वोकैबुलरी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। तो इसी वजह से ये अपनी एक ख़ास और अलग पहचान रखते हैं। अब शायर के तारुफ के बाद इस गज़ल के हर अशार की तशरीह को समझेंगे। मैं आपको एक एक शेर को पढ़कर सुनाती हूँ, ध्यान से सुनेंगे। वक्त पेरी शबाब की बातें ऐसी हैं जैसे ख्वाब की बातें। तो तशरीह को लिखने से पहले एग्ज़ाम में सयाक़ व सबाक़ लिखना होता है। मंदरजा बाला शेर शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ की गज़ल से है। एक बार और पढ़ती हूँ। वक्त पेरी शबाब की बातें ऐसी हैं जैसे ख्वाब की बातें। तो ये गज़ल का मक्ता यानी कि पहला शेर है। इस गज़ल के मक्ते में शायर कहता है कि उस वक्त जब कि हमारी जवानी की उम्र ढल चुकी है और हम बुढ़ापे में कदम रख चुके हैं, इस उम्र में जवानी के इश्क के बातें करना
ख्वाब की बातों के बराबर हैं। इस शेर में सनत तज़ाद का इस्तेमाल किया गया है। सनत तज़ाद का मतलब है कि बच्चों अपोजिट यानी कि मुतज़ाद लफ्ज़ों का इस्तेमाल करना, जैसे कि बुढ़ापा और जवानी लफ्ज़ का इस्तेमाल है इस शेर के अंदर, तो इसे सनत तज़ाद कहेंगे। समझ में आ गया कि शायर ने इसमें क्या कहा है कि बुढ़ापे में जवानी के इश्क की बातें करना ज़ेब नहीं देती हैं। ये बातें तो सिर्फ़ एक ख्वाब की तरह है, क्योंकि अब जवानी जा चुकी है। फिर मुझे ले चला इधर देखो दिल खाना ख़राब की बातें। सयाक व सबक मंदरजा बाला शेर शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ की गज़ल से लिया गया है। तशरीह होगी कि शायर कहता है कि ए दिल तुझे क्या हो गया, तू मुझे क्यों बहका रहा है इस उम्र में, तू मुझे इस रास्ते पर वापस क्यों लेकर जा रहा है जहाँ से हम वापस आ चुके हैं। ए दिल तू हमें वहाँ दोबारा चलने के लिए मजबूर ना कर, यानी कि शायर अपने दिल को समझा रहा है कि हमें दोबारा इस रास्ते पर ना लेकर चल। अगला शेर है, हर्फ आया जो आबरू पे मेरी है ये चश्मे पुर आपकी बातें। सयाक व सबक मंदरजा बाला शेर शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ की गज़ल से लिया गया है। अब तशरीह में लिखोगे कि शायर कहता है कि इश्क का ज़िक्र करते हुए मेरी आंखें आबदीदा यानी कि आंसुओं से भर गई हैं, तो ये मेरा नहीं मेरी आंखों का कसूर है। मेरी इश्क बार आंखें देखकर अगर कोई मशकूक हुआ और किसी ने मुझ पर इल्ज़ाम तराशियाँ की तो इसमें मेरी आंखों का कसूर है, यानी कि इसमें मेरा कोई भी कसूर नहीं है। मुझको रुसवा करोगे ख्वाब ए दिल ये तेरी इस्तिराब की बातें। इस्तिराब कहते हैं जादू भरी बातों को। तो सयाक व सबक एज़ इट इज़ है। शायर कहता है कि ए दिल तू इतनी बेचैनी का इजहार ना कर, तेरी बेचैनी और इस्तिराब की बातों की वजह से लोग मुझको बदनाम कर रहे हैं, यानी कि दिल को कसूरवार बता रहे हैं शायर यहाँ पर। और इस उम्र में मेरा दामन दागदार हो जाएगा, यानी कि मेरा जो बुढ़ापा है वो दागदार हो जाएगा तेरी वजह से, इसलिए ए दिल तू इश्क की बातें ना कर। ज़िक्र किया जोशे इश्क में ए ज़ौक़ हमसे हो सब्र व ताब की बातें। हमसे हो सब्र व ताब की बातें। तो सयाक व सबक लिखोगे मंदरजा बाला शेर शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ की गज़ल से लिया गया है। तशरीह होगी कि शायर कहता है कि शायर गज़ल के मक्ते में कहता है, ये मक्ता है क्योंकि ये गज़ल की आखिरी लाइन है और इसमें शायर का नाम मौजूद है, तो ये क्या है, गज़ल का मक्ता है। तो आप लिखोगे कि शायर गज़ल के मक्ते में कहता है कि ए ज़ौक़ हमने तो इश्क के जोश में आकर ज़िक्र छोड़ दिया, हमें इतना सब्र व तहम्मुल नहीं, कहाँ कि हम अपने इश्क के राज को सीने में छुपा कर रखें। समझ में आया। लास्ट में ज़ौक़ अपने आप से क्या कहते हैं कि हम में इतना सब्र व तहम्मुल नहीं है कि हम अपने इश्क की राज की बातों को दिल में छुपा कर रख सकें। अब बच्चों इस चैप्टर के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर हैं। पढ़कर सुनाने से पहले सभी बच्चों को बताना चाहती हूँ कि जो बच्चे 0% कमीशन पर बिल्कुल 100 फुलफिल तरीके से चीज़ों को ख़रीदना चाहते हैं, गारंटीड चीज़ें हैं, बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, गिफ्ट आइटम्स और स्टेशनरी आइटम्स हैं, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर ख़रीद सकते हो। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1 है, शायर ने वक्त पेरी शबाब की बातों को ख्वाब की बातें क्यों कहा है। जवाब होगा, जिस तरह ख्वाब को हकीकत में नहीं बदला जा सकता, इस तरह बुढ़ापे में जवानी के इश्क के किस्से हकीकत में नहीं बदले जा सकते हैं, इसलिए शायर ने वक्त पेरी शबाब की बातों को ख्वाब की बातें कहा है। अगला सवाल है, दिल खाने खराब से क्या मुराद है। तो दिल खाना ख़राब से मुराद वो दिल जो इश्क में पूरी तरह बर्बाद हो चुका हो। अगला सवाल है, शायर की आबरू पे हर्फ क्यों आया, यानी कि शायर की इज़्ज़त पर निशान क्यों आया। तो इश्क का ज़िक्र करते हुए शायर की आंखें आबदीदा होने की वजह से शायर की आबरू पर हर्फ आया। अगला सवाल है, शायर ने अपनी रुसवाई का सबब क्या बताया है। तो शायर ने अपनी रुसवाई का सबब दिल की बेचैनी और बेकरारी को बताया है, रुसवाई का सबब। अगला सवाल है, ज़ौक़ मक्ते में क्या कहना चाहते हैं, यानी कि गज़ल के आखिरी शेर में। तो लिखोगे कि ज़ौक़ मक्ते में ये कहना चाहते हैं कि हमने इश्क के जोश में
عشق کی داستان چھیڑی، اب ہم میں اتنا صبر و تحمل نہیں ہے کہ ہم اپنے عشق کے راز کو سینے میں ہی چھپا کر رکھ سکیں۔